कंडक्टर की प्रॉपर्टीज बची है। कंडक्टर की एक दो प्रॉपर्टी है, वो हम लोग डाउट आउट क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ओके सर। या वो आगे जब टॉपिक आएगा ना, जहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी वहीं पे डिस्कशन में आ जाएगा वो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में एक दो प्रॉपर्टी और बची थी, अर्थिंग का कंडक्टर, और एक दो पॉइंट और थे उसके, तो वो जब जहाँ पे उसकी एप्लीकेशन आएगी वहां पे मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जैसे नाम से ही आ रहा है। अच्छा, कोई भी फ्लक्स का मतलब समझते हो क्या होता है? फ्लक्स, लक्स नहीं, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब, फ्लक्स, हेलो, नहीं पता सर। नहीं पता? इलेक्ट्रिक छोड़ दो, सिर्फ फ्लक्स का मतलब। फ्लक्स, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, समथिंग फ्लो बोल सकते हो आप, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है मतलब। और कुछ, और कोई जानता? फ्लक्स, सिर्फ फ्लक्स के बारे में सोचो, इलेक्ट्रिक भी छोड़ दो अभी, फ्लक्स मतलब एक टर्म हो गया फ्लक्स। क्या? सर कंटिन्यूअस फील्ड लाइन। नहीं, फील्ड, अभी तो फील्ड लाइन सोच ही मत ना, तो कुछ भी हो सकता। फ्लक्स तो जनरल टर्म है। मेरा क्वेश्चन अभी, सर फ्लो। फ्लक्स का मतलब क्या है? सर फ्लो। फ्लो, सर वेव। फ्लो, वेव, और बोलो, और बोलो। फ्लक्स जनरल टर्म है, उसको इससे मत जोड़ो अभी, इलेक्ट्रिक से मत जोड़ो। फ्लक्स क्या जानते हो? फ्लक्स का मतलब क्या है? कोई जगह से कोई चीज फ्लो हो रही है उसको फ्लक्स बोलते हैं। कोई जगह से कोई चीज फ्लो हो रही है तो उसको, कोणता एरिया से। अच्छा, और कुछ, और कुछ इस पे देख। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर से रिलेटेड। सर फ्लक्स एक बीमारी भी है, बीमारी। फ्लक्स कौन सी बीमारी होती भाई? सर उसमें डायरिया रहता। फ्लक्स में डायरिया रहता है, हाँ, वो फ्लो से रिलेटेड समझ ले अब तो। डायरिया मतलब अब तो फ्लो ही बना दे उसको, ठीक है। फ्लो मतलब कहीं किसी जगह से कुछ चीज पास हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलते हैं। इफ समथिंग इज पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, है ना। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, समथिंग इज पासिंग और क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। किसी सरफेस से कोई चीज पास हो रही है या निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लक्स बोलते हैं। अभी समझ गए कि नहीं फ्लक्स का मतलब? हेलो, 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 समझ गए? हेलो, सर एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं समझ रहा। एग्जाम्पल दूं? ऐसा नहीं समझ रहे हैं। समथिंग इज पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस, कोई कंटिन्यूअसली चीज कहीं से पास हो रही है। जैसे मान लो दरवाजे से हवा आ रही है, ठीक है, कंटिन्यूअसली आ रही है, क्या बोलेंगे अपन उसको? एयर फ्लक्स बोल देंगे, ठीक है। हेलो, समझ गया कि नहीं? हाँ, अपन बोल देंगे दैट इज एयर फ्लक्स। अभी जैसे मान लो लड़ाई चल रही है और गोलियां आ रही कहीं पर से, तो क्या बोलेंगे अपन? किसका फ्लक्स है वो? बुलेट फ्लक्स, है ना। एरोज आ रही कंटिन्यूअसली, क्या बोलेंगे अपन उसको? एरो फ्लक्स बोलेंगे। अगर मान लो आप कहीं पे बैठे हो और जो थर्मल रेडिएशन आ रही है या हीट रेडिएशन आ रही है तो क्या बोलेंगे अपन उसको? हीट फ्लक्स बोलेंगे। तो फ्लक्स एक जनरल टर्म है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे जो टर्म हम ले रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी समझ गया बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब समझ गए कि नहीं? नंबर ऑफ Yes, sir. फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मान लो यहां पर एक ये सरफेस कंसीडर किया और इस सरफेस से कुछ फील्ड लाइन यहां से क्रॉस हो रही है। ये जैसे यहां पर से ये एक सरफेस है और इस सरफेस से ये फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है। क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे कि भाई इस सरफेस के लिए कितना फ्लक्स है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितना फ्लक्स पास हो रहा है यहाँ पे इस सरफेस से? नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through given surface is कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही? 1 2 3 4। तो कितना फ्लक्स हो गया? इट इज 4 यूनिट, है ना? तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, या इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना है? 4 यूनिट इस सरफेस के लिए फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इस सरफेस के लिए 4 यूनिट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या ये थोड़ा ठीक है? फील्ड लाइन कैसी कॉन्सेप्ट होती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी कॉन्सेप्ट है? imaginary इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। लेकिन सरफेस कैसी कॉन्सेप्ट है? इट इज रियल, इट इज इमेजिनरी। और जो चीज इमेजिनरी है यार उसका मेजरमेंट या उसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा क्या? फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी कॉन्सेप्ट होती है? व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसी कॉन्सेप्ट होती है? इट इज रियल कॉन्सेप्ट। जैसे ये चार्ज है मान लो यहाँ पे, तो इस चार्ज के चारों तरफ प्लस हो या माइनस हो, ये चार्ज के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन दिखती है क्या हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है इसके चारों तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है क्या? नहीं दिखती ना, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं हमें, बट होती है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर है कि नहीं? समझ गए? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको दिखती नहीं है, ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी कॉन्सेप्ट है? ये रियल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइन हमें ग्राफिकली शो करना है, कॉपी पे बना के बताना है। जैसे भाई यहाँ पे फील्ड है, उसको कॉपी पे बनाना है, बोर्ड पे बनाना है, तो फिर आप उसको ग्राफिकली ड्रॉ करोगे। अभी फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने कोई चार्ज कंसीडर किया, ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक ये चार्ज कंसीडर किया, दिस इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम। तो अब यहाँ से आप फील्ड ड्रॉ करोगे। जैसे मान लो आप फील्ड ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे, सपोज दिस इज द फील्ड लाइंस। किसी ने यहाँ पर से सिर्फ 3 फील्ड लाइन ड्रॉ किया और ये सरफेस इस तरह से बना दिया। किसी ने 3 ही फील्ड लाइन ड्रॉ किया, तो ये अब अगर मान लो ये चार्ज यहाँ पे सेम चार्ज में ले रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू अगेन 10 माइक्रोकूलम। ये जो ड्रॉ किया है ये सपोज तुम में से किसने ड्रॉ कर दिया? ये
मयूर ने ड्रॉ कर दिया। अब किसी ने ये लिया कि सर मैं सरफेस उतना ही एरिया का लेता हूँ, सब कुछ उतना ही लेता हूँ, डिस्टेंस भी वही लेता हूँ मैं, लेकिन किसी ने यहाँ पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं ये ज्यादा ड्रॉ कर दिया। भाई हो सकता है सर, किसी ने ज्यादा ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, हो सकता है कि नहीं? ठीक है, ये सपोज किसके लिए हो गया, ये हर्ष के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया यहाँ पे, दिस इज फॉर मयूर के लिए। सब कुछ आइडेंटिकल है। मयूर बोल रहा है कि फ्लक्स कितना है इसके सरफेस के लिए, व्हाट इज द फ्लक्स फॉर हिज सरफेस। इसने जो सरफेस लिया है इसके सरफेस के लिए फ्लक्स कितना है, कितनी यूनिट फ्लक्स बोलेगा ये? 3 यूनिट है ना, नहीं 10 यूनिट नहीं, 3 यूनिट। 10 माइक्रोकूलम तो चार्ज है, यहां पर से 3 ही फील्ड लाइन हमने बनाया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर मयूर इज 3 यूनिट, जबकि हर्ष ने 4 लाइन बनाया था यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फॉर हर्ष इज 4 यूनिट। कौन सही है कौन गलत है इसमें, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग हियर, कौन सही है कौन दोनों गलत राइट है, क्या बेटा? दोनों करें। दोनों राइट। दोनों राइट हैं। क्यों राइट है दोनों, बताओ? बार बोथ आर राइट, दोनों राइट क्यों है यहाँ पे? हाँ सर क्योंकि उसने 3 इमेजिनरी लाइंस लिया और उसने 4 इमेजिनरी, इसलिए दोनों का यूनिट अलग अलग है इसलिए दोनों अपनी जगह पे सही है। ये भी सही है कि नहीं, मैं इस सरफेस से 3 यूनिट का फ्लक्स पास हो रहा है और इस सरफेस से 4 यूनिट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, दोनों अपनी जगह पे सही है, क्योंकि ये तो इमेजिनरी लाइंस है। कौन कितनी बना रहा है भाई, यहां से आप इनफाइनाइट लाइन भी बना सकते हो, यहां से आप इनफाइनाइट लाइन भी बना सकते हो ना। तो फिर ये जो डेफिनेशन अपन ने लिखे फ्लक्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, ये डेफिनेशन तो सही है। क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है? जब आप कैलकुलेट करने जाओगे, काउंट करने जाओगे कि भाई कहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो क्या इससे बात बनेगी? हेलो, इससे बात बनेगी क्या इतने अकेले से? हेलो, नो सर। नहीं बनेगी है ना। तो हमें कुछ अल्टरनेट वे पे इसको लिखना पड़ेगा, मैथमेटिकली अलग तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, मैथमेटिकली अलग तरह से लिखना पड़ेगा, इससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि आप फील्ड लाइन के नंबर को काउंट करके फ्लक्स को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये जो फील्ड लाइन हमने ड्रॉ किया है ये कैसी कॉन्सेप्ट है, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन सरफेस तो रियल कॉन्सेप्ट है ना। अगर हम सरफेस की बात करें, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस तो रियल है, सरफेस इज रियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रियल है, इसका मतलब हमें फ्लक्स को बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस को लेना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कम है और यहाँ पे ज्यादा। कहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कम है, कहाँ पे ज्यादा है? फ्लक्स डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम है? इसने 3 ही बनाया था तो इसके लिए फ्लक्स डेंसिटी कम है, इसमें ज्यादा बना दिया, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? हेलो, सर अपन Yes, फ्लक्स sir. डेंसिटी सरफेस से देखेंगे कि उसके पास से देखेंगे? कहीं से भी देखना बेटा, दूर से देख पास से देख, क्या फर्क पड़ता है, उसमें तो बन रही यहाँ पे ना, ठीक है। तो एक और टर्म होता बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है इसको, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम बोल रहे हैं फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। समझ गए ना? तो किसी जगह पे फ्लक्स डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने का जो तरीका है, इसमें भी कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर हम फ्लक्स की बात करें, दोनों अपनी जगह पे सही है, क्योंकि इसने 3 ही लाइन ड्रॉ किया, इसने 4 लाइन ड्रॉ कर लिया, कोई 5 ड्रॉ कर लेता, कोई 6 ड्रॉ कर लेता, कोई 7 ड्रॉ कर लेता, सब अपनी अपनी चॉइस से करते हैं।
लेकिन अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर है, क्योंकि चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर भी उतनी है और यहाँ पर भी उतनी है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ लाइन है उसको ड्रॉ करने का भी कुछ तरीका सोचना पड़ेगा ना, कुछ रूल लेना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि मर्जी से कितनी भी लाइन अपन ने ड्रॉ कर लिए, ऐसे कर तो कितने भी सकते हैं, लेकिन आगे की कॉन्सेप्ट अगर अपने को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर अपन इस तरह से देख रहे हैं तो फिर फ्लक्स डेंसिटी ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसका मतलब अगर हम देखें तो फ्लक्स यहां से निकल जाएगा, अगर मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये किसके इक्वल बन जाएगा? यहाँ पे फिर फ्लक्स के इक्वल बन जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखो फ्लक्स डेंसिटी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट एग्जैक्टली बट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी जगह पे अगर फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है मतलब वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी जगह पे फ्लक्स डेंसिटी अगर कम है इसका मतलब वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है? कम। समझ गए? समझ गए कि नहीं बेटा? हेलो, अरे बोलो कुछ, समझ गए इसको? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर अपन फ्लक्स डेंसिटी को फ्लक्स अपन एरिया भी लिख सकते हैं ना? हाँ, फ्लक्स अपॉन एरिया को तो फ्लक्स डेंसिटी बोल रहे हैं ना। इसमें वॉल्यूम नहीं लेना है, इसमें एरिया लेना है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं लेना है, इस पे एरिया लेना है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया दैट इज फ्लक्स डेंसिटी, और इसको फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल मानते हैं या प्रोपोर्शनल मानते हैं। प्रोपोर्शनल मानना ज्यादा सही है, इक्वल क्योंकि उसमें कुछ और टर्म भी लिखे जाते हैं। ठीक है, समझ गए? वॉल्यूम क्यों नहीं लेते? देख, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, अब हर जगह पे वॉल्यूम थोड़ी लेते, वो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डेंसिटी है तो वो अलग फिजिकल क्वांटिटी होगी, एरिया के साथ में डेंसिटी देख रहे हैं तो वो अलग फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम के साथ में तो वो वॉल्यूम डेंसिटी वाले टर्म पे चला जाएगा ना। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन? फ्लक्स में क्या पढ़ रहे थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। गिवन वॉल्यूम बोलना सेंसफुल नहीं रहेगा ना कि इस वॉल्यूम में कितना फ्लक्स है। समझ गए? इसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करनी, ये एप्रोप्रिएट है। पहले तो सोचा होगा उन्होंने कि यार वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो मीनिंगफुल नहीं लग रहा होगा कि यार इतने वॉल्यूम में क्या। हाँ, किसी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है वो ठीक है। समझ गए कि नहीं? किसी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है वो ठीक है, लेकिन किसी वॉल्यूम में कितनी फील्ड लाइन है ये ठीक नहीं ना, क्योंकि फील्ड लाइन तो कंटिन्यूअस लाइंस होती है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा दोनों सही है अपनी जगह पे, इसलिए हमें कुछ मैथमेटिकल रूल पे जाना पड़ेगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा फ्लक्स के लिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। ना पेज नंबर 2। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग इसकी। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज E डॉट A या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ E इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है बेटा इसकी। मैग्नीट्यूड ऑफ E इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं कौन सा टर्म इसके बारे पे है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, E A cos थीटा भी लिख सकते हो ऐसा, वेयर E मतलब इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड
ए मतलब इट इज एरिया वेक्टर, और थीटा किसके बीच में एंगल है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकली इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब ये कंप्लीट होगी डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल कॉन्सेप्ट, रियल टर्म, और एरिया भी क्या है यहाँ पे, रियल टर्म है ना। एरिया इज आल्सो द रियल टर्म। तो अगर हम इसकी यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला पे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। SI यूनिट क्या बनेगी देखो, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलाम, इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या फिर एक और यूनिट बन जाएगी इसकी SI यूनिट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, सो इट इज वोल्ट मीटर, ये भी एक यूनिट रहेगी, इधर वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एंड डायमेंशनल फार्मूला अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब न्यूटन पर कूलाम, इट इज mlt माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर, और चार्ज के लिए होता बेटा at। तो सॉल्व करने पे जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा m1 l3t माइनस 3, एंड इट इज a टू द पावर माइनस 1, ये इसका बन गया डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड नाउ एक और बात यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फ्लक्स डेंसिटी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए तो इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये तो यूनिटलेस है, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द टर्म दैट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी से भी क्या पता चलता हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलती है। किसी जगह पे अगर फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। किसी जगह पे अगर फ्लक्स डेंसिटी कम है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम है। समझ गए ना। तो जितनी ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी, इसका मतलब वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट है? हेलो, समझ गए क्या? हेलो, सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने सेकंड लाइन में IS यूनिट लिखे हो, एक बार फिर से बताना, ये वाली उसके नीचे वाली। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या लिखे थे, देख पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या लिखे थे अपन ने, V इक्वल्स टू ED, याद है कि नहीं? तो E इक्वल्स टू V/D, याद है? ये जुगाड़ के लिए बनाया मैंने अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट पर मीटर, याद आया कि नहीं आया? यस सर। या फिर माइनस dV/dr, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो इसको किस में मेजर करोगे आप, वोल्ट में, और इसको किस में मेजर करोगे, मीटर में, है ना। ये तो यूनिफॉर्म है तो लिखते हैं अपन। तो वोल्ट पर मीटर भी एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक तो न्यूटन पर कूलाम है ही, एक वोल्ट पर मीटर भी एक और यूनिट है। तो वोल्ट मीटर भी चलेगा, या फिर इस तरह से भी चलेगी ऐसा यूनिट। ठीक है बेटा? ओके, यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हाँ सर ए वेक्टर कैसे आएगा एरिया का? हाँ, अभी वही लिखना सिखा रहा हूँ कि एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं, अब वो लिखना सीखेंगे ना हम लोग। एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाता है वो लिखना सीखेंगे। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन में हमने E.A तो लिखा है। अगले पेज पे आते, पेज नंबर 3। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पे आप नोट पे याद रखो चाहो तो, फर्स्ट पॉइंट, इफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्ट आएगा आपका ई डॉट ए या फिर ई ए cos थीटा। दूसरा, अगर मान लो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपको पहले इनफाइनाइट स्मॉल एरिया मेजर कर फ्लक्स निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज ई डॉट डी ए या फिर ई डी ए cos थीटा। तो फिर टोटल अगर फ्लक्स चाहिए आपको तो फिर इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करोगे। समझ गया बेटा? तो फ्लक्स निकालने के दो तरीके हो गए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे कांस्टेंट है तो फ्लक्स सीधे सीधे निकल जाएगा, ये इस तरह से सीधे सीधे निकलेगा फ्लक्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फिर फ्लक्स निकालने के लिए आपको इनफाइनाइट स्मॉल पैच लेके वहां पर के लिए फ्लक्स निकालना और फिर उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना? तो फ्लक्स इस तरह से निकालोगे। क्लियर हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फ्लक्स कैसे निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स निकल जाएगा सीधा सीधा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फ्लक्स फिर बेटा सीधा सीधा नहीं निकलेगा, आपको उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है? अभी फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देखो इसके कारण, बट हमें यहाँ पे क्या देखना है? अभी एरिया वेक्टर देखना है। ठीक है ना? अभी ये एरिया वेक्टर क्या है? सो नाउ एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर, एरिया जैसे तुम्हें याद है ना, अपन ने बेसिक मैथ्स पढ़े थे या फिर उसके बाद हमने जब वेक्टर पढ़े थे तो मैंने उस टाइम पे बताया था बेटा कि एरिया को आप स्केलर भी ट्रीट करते हैं और वेक्टर के जैसा भी ट्रीट करते हैं, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं पे एरिया को वेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो उसको वेक्टर मानना है, और कहीं पे अगर उसकी डिमांड स्केलर की है, जैसे मान लो आपको ये कॉपी का इसका एरिया चाहिए, नॉर्मली चाहिए बस, तो फिर वेक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अभी यहाँ पे फील्ड के साथ कैलकुलेशन के लिए आ रहा है तो फिर यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी कि इसका एरिया कैसा है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? ध्यान देना, एरिया वेक्टर इज रिटन एज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप या ए इंटू एन कैप। व्हाट इज एन कैप हियर? एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब समझ गए? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। सो देयरफॉर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इसमें ये आएगा कि सर ये जैसे अगर एक फेस आपको ऐसी दिख रही है ना, तो अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं तो ये ऐसा डायरेक्शन आ रहा है, ये एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा पेन की तरफ। लेकिन मैं अगर इधर से देखूं तो मेरे लिए तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, या फिर इधर भी ले सकते हो। तो कौन सा ले वेक्टर? क्योंकि एक सरफेस अगर है, जैसे ये सरफेस है, तो इस सरफेस में ये भी एक वेक्टर बन रहा है और इस साइड से भी वेक्टर बन रहा है, तो कौन सा वाला ले? इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, कौन सा वाला ले फिर एरिया वेक्टर? बात समझ में आ रही कि नहीं? कौन सा ले? किसी सरफेस के लिए अगर हम देखें तो उस सरफेस में दो फेस आ गई ना उस सरफेस के लिए, हाँ या ना? किसी सरफेस को अगर आप देख रहे हो तो इस सरफेस पे दो फेस हो गई ना बेटा, एक फेस ये हो गई और एक फेस इस साइड से हो गई। तो कौन सा वाला एरिया वेक्टर लें अपन? ये वाला एरिया वेक्टर लें कि ये वाला लें? अब इसमें कंफ्यूजन है ना भाई, किसी सरफेस में दो फेस होती तो कौन सा एरिया वेक्टर लें, कौन सा डायरेक्शन लें? ये वाला डायरेक्शन लें कि ये वाला डायरेक्शन लें? बताओ जल्दी से, कौन सा लेंगे? तो इसके लिए ध्यान रखना
ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग चलना। अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये वाला एरिया वेक्टर हो जाएगा, अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये वाला एरिया वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये फेस दिख रही है। क्योंकि मैं जब किसी सरफेस को देखता हूं तो मुझे एक ही फेस दिखेगी, उसकी बैक वाली फेस नहीं दिखेगी ना। तो एरिया वेक्टर के लिए ये ध्यान रखना, हम जहां से देख रहे हैं ऑब्जर्वर का जो फेस है वो वाला एरिया वेक्टर आपको लेना है। सो जैसे मान लो यहाँ पे एक सरफेस मैंने ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये सरफेस है, तो इस सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर देखें यहाँ पे, ठीक है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये वाला आएगा इधर पे, और एक एरिया वेक्टर ये वाला हो गया, है ना, दो फेस होने के कारण। तो ये एक ऑब्जर्वर है मान लो, तो ये इसके लिए एरिया वेक्टर है, और ये एक ऑब्जर्वर है मान लो, तो इसके लिए ये वाला एरिया वेक्टर है। समझ गए ना? तो हम इधर से फेस करके देख रहे हैं, वो एरिया वेक्टर लेना, क्योंकि दूसरा वाला नहीं देखेगा। लेकिन अगर ऐसा देख रहे हो तो भाई बात थी, तो यहाँ पर से तो दोनों नहीं दिख रहे थे, तो या तो हम ऐसा देखेंगे सरफेस को, या फिर सरफेस को हम लोग ऐसा देखेंगे। समझ गया ना? तो एरिया वेक्टर हमारी फेस की तरफ जो सरफेस हमको दिखता है वो एरिया वेक्टर लिया जाता है जनरली। समझ गए? या फिर क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कौन से सरफेस को वो मेंशन कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये सरफेस हो गया पी क्यू आर एस, या तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि सरफेस पी क्यू आर एस along पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है, तो सरफेस बोल देगा पी क्यू आर एस along पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर सरफेस पी क्यू आर एस along द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं एरिया वेक्टर? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं एरिया वेक्टर? हेलो, जल्दी बोलो, एरिया वेक्टर समझ गए कि नहीं? हाँ, एरिया वेक्टर समझ गए ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Now this is page number 4। अभी देखो यहाँ पे ना एरिया वेक्टर आपको बताना है, ठीक है? मैं दो केस ले रहा हूँ यहाँ पे। केस 1, एरिया वेक्टर को थोड़ा और समझते हैं हम लोग। एरिया वेक्टर को थोड़ा और समझते हैं ना। सपोज यहाँ पे मैंने एक क्यूब लिया है सर, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, एंड सपोज इट इज अ क्यूब ऑफ साइड ए, एंड दिस इज ओ पी क्यू आर एस टी यू एंड देन वी। अगर हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मान लो बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये वाली फेस का एरिया इधर पे आएगा, और ये एरिया वेक्टर जाएगा ए स्क्वायर आई कैप। ए स्क्वायर आई कैप समझ गए कि नहीं? ए स्क्वायर आई कैप, ये एरिया वेक्टर बन गया यहाँ पे। ये वाली फेस का एरिया वेक्टर इधर सर मैं रिजॉइन हो रहा हूँ। हाँ बेटा, इस फेस का एरिया वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई कैप। ये वाली फेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस जे कैप, और इस फेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा,
दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर जे कैप। ठीक है, अभी बाकी और दो फेस और बच रही है, एक फ्रंट फेस बच रही है और एक बैक फेस बच रही है। समझ गए ना? यहाँ पे हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं? क्यूब के अंदर बैठ के ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज आउटसाइड। अगर हम एरिया वेक्टर देखें, कौन सी वाली फेस का देखें, ये वाली फेस पी क्यू टी यू, ये वाली फ्रंट वाली फेस का अगर देखें तो इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर के कैप हो जाएगा। और अगर आप एरिया वेक्टर देख रहे हैं बैक वाली फेस का, ओ आर एस एंड वी, बैक वाली फेस का अगर देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस के कैप इज द एरिया वेक्टर। तो अगर आप क्यूब के बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये एरिया वेक्टर ऐसे लिखे जाएंगे। समझ गया बेटा? एरिया वेक्टर लिखने का तरीका समझ गए? हेलो, एरिया वेक्टर लिखने का तरीका समझ गए कि नहीं? एरिया वेक्टर लिखने का मेथड समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? एरिया वेक्टर लिखने का तरीका समझ गया बेटा? कैसे लिख रहा है? ये वाली फेस का एरिया ये है, ये वाली फेस का एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, ये वाली फेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा, ये वाली फेस का एरिया वेक्टर नीचे आएगा। समझ गए? ये वाली फेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा और ये पीछे वाली जो फेस है उसका एरिया वेक्टर उधर जाएगा, अगर हम बाहर से देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर अंदर है, यहाँ पे क्यूब के अंदर है, तो ये वाली फेस का एरिया वेक्टर इधर, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए ड्रॉ किया है। और अगर मान लो स्फेरिकल बॉडी लेते हैं हम लोग, तो स्फेरिकल बॉडी में एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाता है? ये तो क्यूबिकल बॉडी थी या प्लेन सरफेसेस थे, ये स्फेरिकल बॉडी है। दिस इज द स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसकी रेडियस आर। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? क्या फिक्स है इसका एरिया वेक्टर? इसका एरिया वेक्टर फिक्स है क्या? हाँ या ना जवाब दो। जैसे यहां पर जो एरिया वेक्टर, ये फ्लैट सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर फिक्स है। इसका एरिया वेक्टर फिक्स है क्या इसके सरफेस पे? नो सर, नहीं है। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? छोटे छोटे पैचेस हम लोग लेंगे, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये एक कौन सा एंगल बनता है यहाँ पे 3D पे जो एंगल बनता है, ये कौन सा एंगल बनता है बेटा? दिस इज द सॉलिड एंगल। याद है कि नहीं? सॉलिड एंगल है ना। और ये, हाँ, ये यहाँ पे एरिया आ गया और इस एरिया को आप डीए कंसीडर करो, ये सॉलिड एंगल बन रहा है। और अगर किसी दूसरी जगह पे आप देखते हो, ये डीए का मतलब समझ गए कि नहीं? ये डीए वेक्टर है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ गए? हाँ या ना? ये डीए क्यों कंसीडर किया हमने? डीए मतलब इनफाइनाइट स्मॉल एरिया जो यहाँ पे बन रहा है और उसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। या फिर जैसे मान लो आप यहाँ पे कंसीडर करते हो, ये वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पर का एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा। समझ गए ना? तो अगर स्फेरिकल बॉडी आपको दिख रही है तो स्फेरिकल बॉडी में एरिया वेक्टर 3D में हर जगह पे अलग अलग आएंगे। यहाँ पे जैसे ये पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर ये है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा फिक्स नहीं बता सकते। यहाँ पे आपको इनफाइनाइट स्मॉल छोटे छोटे पैचेस लेके समझना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपने एक छोटा सा पैच ये लिया है ना, तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पर का एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, यहाँ पर का एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा। हर जगह पे सरफेस के परपेंडिकुलर आपको एरिया वेक्टर ट्रीट करना है। समझ गए? हेलो, कोई डाउट बेटा? अगर अंदर बैठ के ऑब्जर्व करोगे तो ये पैच का एरिया इधर, ये पैच का एरिया इधर टुवर्ड द सेंटर, इस पैच का एरिया टुवर्ड द सेंटर। अगर आप बिल्कुल अंदर बैठ के कैलकुलेट करोगे या अंदर बैठ के देखोगे तो जो एरिया वेक्टर है वो फेस की तरफ आ जाएंगे। तो एरिया वेक्टर समझ गए? कोई डाउट है एरिया वेक्टर में? सर, हाँ बोलो। सर किसी रिंग की भी ऐसी होंगी क्या? रिंग में कैसे एरिया होगा बेटा? रिंग तो 2D ऑब्जेक्ट है ना, एरिया वेक्टर कहाँ पे बनेगा?
2D ऑब्जेक्ट रहेगा, रिंग तो लीनियर ऑब्जेक्ट है ना। आप डिस्क बोलो, डिस्क में 2 फेस हैं, फिर रिंग में बोल सकते हो, लेकिन एरिया फेस बताना पड़ेगा ना रिंग की अपने को। रिंग के जो फेस अगर आप एरिया ले रहे हो फिर उसको डिस्क के हिसाब से सोचो, ठीक है। हेलो, सर हाँ सर। हाँ, डिस्क के हिसाब से सोचो फिर उसको। रिंग तो लीनियर ऑब्जेक्ट हो गया ना जनरली, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये आपको ये याद रखना अल्टीमेटली कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जहां से आप लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? नाउ पेज नंबर 5, इसमें हम लोग ना कैलकुलेशन करके देख रहे हैं अभी। पेज नंबर 5, इसमें अब हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 5 कैलकुलेशन में देख रहे हैं यहाँ पे कि फ्लक्स कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। देखो इसको एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये कोई क्यूब है, यहाँ पे ये सपोज एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज ओ पी क्यू आर एस टी यू एंड एन जी, ठीक है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दी हुई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्यूब यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है एंड दिस इज दियर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये बताओ यहाँ पे इस फेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का एंगल। यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्वर कहाँ से है, दिस इज द ऑब्जर्वर, ये बाहर है ऑब्जर्वर, बाहर से हम देख रहे हैं, तो ये वाली फेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा। और एंगल कितने डिग्री का हो गया यहाँ पे? 180 डिग्री का एंगल। ये वाली फेस का एरिया इधर आएगा। व्हाट इज द एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज 90 डिग्री। और इस फेस का एरिया वेक्टर भी इधर आएगा। एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फ्लक्स विथ, सो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द सरफेस क्यू आर एस टी, ये वाली फेस के लिए कितना फ्लक्स आएगा? व्हाट इज द फ्लक्स विद दिस सरफेस? क्या लिखोगे फार्मूला? ई डॉट ए, है ना। ई डॉट ए मतलब ई का मैग्नीट्यूड एरिया इनटू कॉस 0, सो इट विल बी ई ए या ई इंटू ए स्क्वायर। ये क्यूब है और इसकी जो साइड है वो ए के बराबर है, ठीक है ना। एक और तरीका ये हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक और तरीका, आप डॉट प्रोडक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा दिया हुआ है बेटा? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई आई कैप डॉट एरिया वेक्टर इज आल्सो दिस एंड द आंसर विल बी ई ए स्क्वायर, क्योंकि आई डॉट आई कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है ना। आई डॉट आई इज 0, इसलिए आप एरिया वेक्टर ऐसे लिख दोगे। और फिर अब बाकी फेस के लिए अगर देखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस, दिस इज पी
यू भी पी ओ यू भी, ये वाली फेस के लिए, तो ये वाली फेस के लिए एरिया वेक्टर कितना आएगा, ई डॉट ए इक्वल्स टू ई ए cos 180, cos 180 कितना हो गया, -1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, माइनस ई ए या माइनस इंटू ई ए स्क्वायर। अगर किसी और फेस के लिए फ्लक्स आप देख रहे हो जैसे यू भी टी एस, तो यहाँ पे आएगा ई डॉट ए, इट इज ई ए इंटू कॉस 90, तो फ्लक्स कितना हो गया बेटा, 0। कौन कौन सी फेस के लिए फ्लक्स 0 है, बताओ जल्दी से, कौन कौन सी फेस के लिए फ्लक्स 0 है। ये वाली फेस के लिए भी फ्लक्स 0 है, ये वाली फेस के लिए भी फ्लक्स 0 है, ये वाली ये वाली फेस के लिए भी फ्लक्स 0 और पीछे वाली फेस के लिए भी फ्लक्स 0 है। तो कौन कौन सी फेस के लिए फ्लक्स 0 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज 0 फॉर पी ओ आर क्यू एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ओ आर एस यू एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर विच फेस, यहाँ पे पी भी टी क्यू, एक तो मैंने 0 लिख ही दिया ऑलरेडी, इन सभी के लिए फ्लक्स कितना है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फील्ड लाइन किसको क्रॉस करना चाहिए, सरफेस को क्रॉस करना चाहिए। अगर सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही, जैसे ये यहाँ पर इस सरफेस के पैरेलल हैं, तो उसके लिए फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। समझ गया बेटा, समझ गए कि नहीं, ये वाली सरफेस के लिए फ्लक्स 0 क्यों है, समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ। तो फिर से बता। देख, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो किसके बराबर है आपके पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए या ई ए कॉस थीटा, हाँ या ना, यही है ना फार्मूला। यस सर। हाँ, तो फ्लक्स 0 कब मिलेगा बताओ, फ्लक्स 0 कब मिलेगा, अगर एंगल 90 डिग्री का है तो फ्लक्स कैसा रहेगा, 0। हाँ सर। तो इसमें कौन कौन सी फेस में फ्लक्स 0, ये ऊपर वाली फेस में, दिस इज यू भी टी एस फेस में फ्लक्स 0 है, ये वाली फेस में फ्लक्स 0 है, ये फ्रंट फेस में फ्लक्स 0 और बैक फेस में फ्लक्स 0 है। ये वाली फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये वाली फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ पर फ्लक्स बाहर निकल रहा है, दैट इज पॉजिटिव फ्लक्स, और ये वाली फेस में फ्लक्स अंदर जा रहा है, तो कैसा फ्लक्स हो गया, ये नेगेटिव फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, समझ गए, फ्लक्स Yes, sir. कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। क्लियर हो गया कि नहीं। हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए, इतना कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं। सर हाँ बोलो। जो VT QP एरिया है वो उसका कैसे आएगा, VT कौन सा वाला, जो बाहर आ रहा है सर, VTQP, VTQP ये वाला ना, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा ना बेटा, ये वाले सरफेस का एरिया वेक्टर K कैप बनेगा ना, ये वाला VTQP का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, हाँ सर समझा। हाँ समझ गया कि नहीं, VTQP का एरिया वेक्टर आएगा बाहर की तरफ, तो उसके लिए फ्लक्स कैसा रहेगा, इसके लिए फ्लक्स 0, सरफेस के लिए भी फ्लक्स 0 और पीछे वाली बैक वाली सरफेस के लिए भी फ्लक्स कैसा रहेगा, 0। अच्छा, अगर मान लो अंदर बैठ के ऑब्जर्व करते तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, पीछे वाले के लिए 0, लेकिन ये वाली फेस के लिए फ्लक्स कैसा बनता अगर अंदर बैठ के ऑब्जर्व करते, अंदर बैठकर ऑब्जर्व करते तो ये वाली फेस के लिए फ्लक्स कैसा होता, नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव होता, और ये वाली फेस के लिए पॉजिटिव बन जाता। समझ गए ना, क्लियर। तो या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप ऑब्जर्वेशन कहां से करो, और अगर नहीं बोला है और सिचुएशन इस तरह की दिख रही है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और उसके अंदर क्यूब रखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कहां पे हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग कहां पे रहेंगे, बाहर रहेंगे। समझ गए कि नहीं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस PQ VT वाले एरिया से पास हो रही है तो फिर बाकी के अपोजिट वाले 90 पे, तो फिर वो 0 हो जाएंगे ना।
हाँ मतलब ये ध्यान रख कि अगर एरिया वेक्टर फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स जीरो है, बस सीधा सीधा ध्यान रख, ज्यादा कुछ नहीं, समझ गया। अगर किसी फेस को क्रॉस कर रही है और एरिया परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है तो एंगल 0 डिग्री का है, और अगर कुछ तिरछी क्रॉस कर दी तो एंगल बनता ना वहां पे, तो फिर एंगल के हिसाब से लिखना पड़ता, वो cos थीटा वाली वैल्यू पुट कर देते वहां पे अगर कुछ एंगल बनता तो, समझ गए। हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते पेज नंबर 6 पे आते, ले लिए। तो फ्लक्स कैन बी क्या आएगा बताओ जरा, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। फ्लक्स क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पेज नंबर कौन सा आएगा भी, 6 की 7, इट इज 6। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई ए cos थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट इज जीरो। पॉजिटिव फ्लक्स कब रहेगा बेटा, अगर मान लो थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्री, और इट इज आउटगोइंग फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स कब आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस इज इनकमिंग फ्लक्स। और फ्लक्स जीरो कब रहेगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फ्लक्स जीरो रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर से ये फील्ड लाइन ऐसी बाहर, इनकमिंग फ्लक्स, जैसे ये फील्ड लाइन इसके अंदर आ रही है, अगर फील्ड लाइन इसको क्रॉस ही नहीं कर रही है 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी। तो अगर मान लो फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है तो फ्लक्स इज जीरो। ये इधर पे एंटर कर रही मतलब इनकमिंग फील्ड है, दिस इज द एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इसी साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड है, तो फिर हम इधर से देख रहे हैं तो इसके लिए फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव। हम इधर से देख रहे हैं इसके लिए फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव है। तो इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। समझ गए बेटा, हेलो, समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए कि नहीं, जल्दी बोलो, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो। यस सर समझ। ओके, स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करते हैं, तो ये तो सीधे सीधे हो गए, एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, दो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन सर। हाँ ओके, देखो क्वेश्चन ये है अब यहाँ पर, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, net electric flux passing through a sphere if charge q is placed at its center, placed at its center। चार्ज q को आपने स्फीयर के सेंटर पे प्लेस किया है, तो फिर फ्लक्स कितना पास होगा, नेट फ्लक्स कितना पास होगा, ये निकालना। देखो सॉल्यूशन ये है इसका, तो पहले तो आप ये स्फेरिकल बॉडी ट्रीट कर लो, बना लो, ये स्फेरिकल बॉडी ली है अपन ने, अब इसके सेंटर पे चार्ज हमने रख दिए, ये इसकी रेडियस हो गई, बराबर है, ये इसका सेंटर है जहां पे आपने चार्ज रखा है क्यू, ये स्फीयर है। तो इस स्फीयर से कितना नेट फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, देखो भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दो, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिए,
बना दिए कि नहीं? बिना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ कर दिए। अच्छा ये बताओ, अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ किए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? ये जैसे हम सरफेस ले रहे हैं यहाँ पे, ये डीए वेक्टर इधर पे आएगा, है ना? अगर मैंने यहाँ पे सरफेस लिया तो ये डीए वेक्टर इधर पे आ जाएगा ऐसा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सरफेस लिया तो ये डीए वेक्टर आ जाएगा। एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है? यहाँ पे भी 0 डिग्री का है, यहाँ पर भी 0 डिग्री का है, यहाँ पर भी 0 डिग्री का। मतलब पूरे स्फीयर पे कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो एंगल कितने डिग्री का दिखेगा? यहाँ पे 0 डिग्री का दिखेगा फील्ड के साथ में। आया ना? जवाब देना। जितने भी छोटे छोटे डीए आप देख रहे हो वो फील्ड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? स्फीयर के नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हो क्या? क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों नहीं है? बोलो जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों नहीं है? अरे डायरेक्शन बदल रहा है ना, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, हर जगह पे डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? सिंस E is not constant, since direction of E is change, डायरेक्शन बदल रहा है। बट यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इट इज kq by r square, दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती तो सबसे आपको फ्लक्स निकालने के लिए किसी छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स निकालना पड़ता है, और फिर पूरे सरफेस के निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो पहले आप इस छोटे से सरफेस के लिए एरिया फ्लक्स निकाल लो, तो इट इज ई डॉट डी ए, या फिर ये बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0। देखो जितने भी सरफेस यहाँ पे दिख रहे हैं सबके लिए एंगल 0 डिग्री का है, ठीक है? जितने भी सरफेस दिख रहे हैं सबके लिए एंगल 0 डिग्री का। मान लो आप इसके लिए निकाल ले रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है ना, फ्लक्स। अभी चलो थीटा लिखा रहने देता हूँ मैं, तो इट इज ई डी ए कॉस थीटा। और जब टोटल फ्लक्स आपको अब निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ई बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? अब डीए इंटू कॉस थीटा बचेगा। अभी मुझे बताओ क्या ये कॉस थीटा भी बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से? क्योंकि जितने भी डीए यहाँ पे दिख रहे हैं सबके साथ में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का? हेलो बोलो जल्दी से। जितने भी डीए दिख रहे हैं ये थीटा भी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा इंटीग्रेशन से? ई इंटू कॉस थीटा इंटीग्रेशन डीए बचा, और ई इंटू कितना हो जाएगा? ये कॉस 0 डिग्री और इंटीग्रेशन डीए। और ये जो इंटीग्रेशन डीए है, आप इस इंटीग्रेशन को पूरे सरफेस के लिए निकाल रहे हो, है ना? तो सरफेस एरिया बन जाएगा ये। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं भाई? ये जो इंटीग्रेशन निकाल रहे हो आप डीए, ये पूरे स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला सिंबल बना दिया, इट इज इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये बन गया। तो फ्लक्स की वैल्यू अब आप वैल्यू पुट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू रख दे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई, ये 4 पाई से 4 पाई भी कट गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
अगर एक चार्ज को इसके सेंटर पे रख दिए तो पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर का फ्लक्स यहां पर से पास हो रहा है। ये हमने काफी कुछ लंबी चौड़ी कहानी लिखकर इसको सॉल्व किए, लेकिन कल जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे ना तो हमें थ्योरम से इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट सिखा देता है गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं बेटा? तो ये फ्लक्स का कैलकुलेशन क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? सर हाँ बोलो। इसमें cos थीटा बाहर कैसे है? कॉस थीटा इसलिए बाहर आ गया क्योंकि जितने भी डीए हैं वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 0 डिग्री ना। तो थीटा जो वैल्यू है कॉस थीटा की हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में वो कैसी है, फिक्स है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, इसलिए उसको बाहर निकाल दिए। या फिर आप चाहो तो E इंटू कॉस थीटा को साथ में बाहर निकाल दो, डीए को पड़ा रहने दो अंदर, क्योंकि जितने भी कॉस थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में हमेशा कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं, वो 0 डिग्री वाले एंगल बना रहे हैं, इसलिए उसको बाहर निकाल दिए। क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अब अगली क्लास में